Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. My number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any professional help in and around Delhi, you can call me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हम थे डेटाबेस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए जो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम है उसके कंपोनेंट से वो डिफरेंट होते हैं. और इसी में हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो है रीज़न ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स होती है और डेटाबेस में जो होता है रिकॉर्ड्स, फील्ड्स और एलिमेंट्स होते हैं और जो कि कोरिलेटेड होते हैं. फिर हमने इन्फरेंस के बारे में पढ़ा था और फिर पढ़ा था कि भाई किस तरह से इन्फरेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. उसके बाद डेटाबेस रूल्स एंड परमिशंस के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में. बेसिकली हमारी स्टडी व्यू को बड़े ही टिपिकल वे में देती है. अगर व्यू को इजीली समझा जाए तो इस तरह से समझा जा सकता है. व्यू मतलब क्या चीज़ आपको दिखेगी. अगर मान लिया सपोज आपका डेटाबेस है और एक पर्टिकुलर टेबल है, रिकॉर्ड्स हैं, फील्ड्स हैं उस टेबल में. अब उस टेबल के एक पर्टिकुलर डेटा को हमें देखना है तो जो वो डेटा जो हम डेटा को एक्सेस करेंगे वो व्यू के उसको हम व्यू कहेंगे. यानी कि अगर मेरे एक पर्टिकुलर टेबल है, उस पर्टिकुलर टेबल में एम्प्लॉय कोड है, जैसे मेरा एम्प्लॉय कोड है और नेम है, मेरा नेम है, पैन नंबर है, पासपोर्ट नंबर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. तो बाकी इन्फॉर्मेशन सपोज हम नहीं दिखाना चाहते हैं, हम केवल पैन नंबर तक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं. तो हमारा व्यू हो जाएगा. व्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक सब टेबल क्रिएट हो जाएगी, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो जाएगी और वो जो सब टेबल होगी वो एम्प्लॉय कोड, मेरा नेम प्लस पैन नंबर की होगी. तो एक व्यू जो है हम ये कह सकते हैं वर्चुअल टेबल है. व्यू या हम कह सकते हैं कि एक स्टोर्ड क्वेरी है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ आएगी उसको हम व्यू कह सकते हैं. तो सबसे कॉमन जो मेथड है डेटा एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए वो व्यू है. और व्यू हमारी स्टडी में ये लिखा है कि एक लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि एक या उससे ज़्यादा अंडरलाइन डेटाबेस टेबल्स को रेफ़र करती है. मतलब एक बड़ा ही टिपिकल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट दे दिया है हमारी स्टडी में जो समझना डिफ़िकल्ट है. सिंप्लिसिटी में अगर कहा जाए तो एक डेटाबेस टेबल होती है, मतलब अंडरलाइंग टेबल डेटाबेस टेबल कहा जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड होता है या पर्टिकुलर उस पर ट्रेडिंग होती है. गोल्ड कभी रियल गोल्ड कभी ट्रेड नहीं होता है, लेकिन एक अंडरलाइन एसेट होता है कि से गोल्ड, सिल्वर, जब कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है उसमें एक अंडरलाइन एसेट होता है और उसी पर बेसिस सारी ट्रेडिंग होती है. तो व्यू में क्या होता है, एक अंडरलाइन डेटाबेस टेबल होती है और उससे एक लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो बेसिकली हमारी स्टडी कहती है व्यू एक लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो किसे रेफर करता है, एक या उससे ज़्यादा अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल्स को. कहने का मतलब यह है कि एक या उस ज़्यादा डेटाबेस टेबल है. अब सपोज एक डेटाबेस टेबल है, उस डेटाबेस टेबल में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, मेरा एम्प्लॉय के कोड और मेरा नेम, मेरी एज, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पैन नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर. सपोज पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर रिस्ट्रिक्टेड है तो जो हमारा लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपके नेम तक, नेम या एज तक. यानी कि एम्प्लॉय कोड, नेम और एज मेरा लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो. तो हम ये कह सकते हैं कि व्यू क्या है, एक लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि किससे जो कि कहाँ से निकला होता है, एक या
उससे ज़्यादा अंडरलाइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ होता है। तो व्यू को हम ये भी कह सकते हैं भाई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का आंसर जो है वो व्यू है। यानी कि हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक डेटाबेस है उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। किसी भी क्वेरी करने के लिए हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भेजी और हमने कहा कि भाई जी मुझे सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए और साथ में पैन नंबर चाहिए, मतलब नेम और पैन नंबर चाहिए। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो नेम और पैन नंबर लेकर आएगी। तो ये एक पर्टिकुलर व्यू है। व्यू मतलब किस तरीके से डेटाबेस आपके सामने आएगा, कौन सी टेबल आएगी। जो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन है वो नहीं आएंगे। मतलब अगर हम क्वेरी रन करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन पुल आउट कर सकता है बहुत सारी टेबल से। अगर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, किसी रीजन की वजह से हमने मल्टीपल डेटा कॉमन डेटाबेस होता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा डेटाबेसेस होते हैं। और अगर मान लिया वो अलग डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन पुल आउट कर रहे हैं और कोई कॉमन कैलकुलेशन कर रहे हैं डेटा में कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ कैलकुलेट करके हमें दो, SQL रन करके वो उसका रिजल्ट निकल रहा है, तो वो बेसिकली वो व्यू कहलाई जाएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं व्यू जो है वो टेबल का सबसेट है। और चूंकि व्यू परमानेंट नहीं है, इसके रिजल्ट्स परमानेंटली स्टोर नहीं किए जाते हैं डेटाबेस में। अच्छा, व्यू के साथ एक चीज़ है, आप देख भी सकते हैं लेकिन कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है व्यू जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की, उसका जो रिजल्ट हो गया वो व्यू हो गया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जब हम यूज़ करेंगे तो कई बार क्या होगा, हम टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फिर से एक बार व्यू को डिफाइन कर लेते हैं। व्यू एक स्टोर्ड क्वेरी हम कह सकते हैं, एक वर्चुअल टेबल है कह सकते हैं, या हम उससे बेटर तरीके से कह सकते हैं कि भाई व्यू जो है रिजल्ट है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो व्यू कहलाता है। तो व्यू एक लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, हमारी स्टडी कहती है, और जो कि किसके बेसिस पर वो ऑब्जेक्ट किस के बेसिस पर जनरेट होता है, वो ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल से जनरेट होता है। तो जो व्यू होते हैं, व्यू होता है उसके कई एडवांटेजेस हो सकते हैं डेटाबेस डेवलपर को, और ये सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि व्यू जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मेथड्स प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रैन्युलर परमिशन सेटिंग डिफाइन कर सके। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन बड़ा इजी है कि ग्रैन्युलर परमिशन सेटिंग डिफाइन करने का मतलब क्या है। ग्रैन्युलर परमिशन सेटिंग डिफाइन करने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई व्यू है, एक पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करता है एम्प्लॉय की, मान लिया सपोज जैसे उसकी सारी चीज़ें शो करता है लेकिन सेंसिटिव डेटा है, सैलरी और मेडिकल फील्ड नहीं शो करना है, तो ये एक व्यू क्रिएटेड है। या फिर एक डिपार्टमेंट के ही बंदे के डिटेल्स शो करना, मालूम पड़ा एक फाइनेंस का हेड है, फाइनेंस के हेड को केवल फाइनेंस से रिलेटेड बंदों की सैलरी दिखाई देगी। HR का हेड है तो उसे सबकी दिखाई दे सकती है। तो इन्हें ये जो एक्सेस प्रिविलेजेस हैं इनको ग्रैन्युलर परमिशन सेटिंग भी कहा जाता है। तो हमारी स्टडी में दिया गया है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ग्रैन्युलर परमिशन सेटिंग क्रिएट कर सकता है, और इसलिए व्यू जो है सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से बहुत इजी रहता है। असल में व्यू बनाया क्यों जाता है? व्यू इसलिए बनाया जाता है कि भाई आप क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। तो अगर मान लिया सपोज एक डेटाबेस है तो आप जो चीज़ रिट्राइव कर सकते हो उसको एक व्यू का नाम दे दिया जाता है, एक वर्चुअल टेबल का नाम दे दिया जाता है, एक सबसेट ऑफ टेबल का नाम दे दिया जाता है। तो बेसिकली आपने एक रूल क्रिएट कर दिया, और वो रूल किसका है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का है। और ये रूल क्या करता है, अगर आपने एक व्यू डिफाइन कर दिया है तो उसके बाद क्या कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। मालूम पड़ा आपने कहा ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो कोई और नहीं देख सकता है, केवल HR ही दे सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट
लेवल परमिशन आपने असाइन कर दी किसी व्यू को, तो फिर उसके अलावा उसके बाद जब भी कोई उसको देखने की कोशिश करेगा, सैलरी का डेटा कोई और नहीं देख पाएगा। तो यूजर ऑफ डेटा जो है वो उसी चीज को एक्सेस कर सकता है जो व्यू उसे अलाउ करे एक्सेस करने के लिए। और अगर बाद में आपने व्यू चेंज कर दिया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगा और व्यू की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो जितने भी ऑथराइज्ड यूजर हैं वो उनके जो वैल्यू ऑफ रिजल्ट सेट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। मानो बड़ा आपने व्यू है कि भाई हर एक आदमी का एक एम्प्लॉय कोड, नेम, पैन नंबर और पासपोर्ट डिटेल दिखानी है। अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिखानी है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इनका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अचानक ये चीज़ डिफाइन कर दी कि जो पासपोर्ट का फाइनेंस से क्या मतलब है, आपने व्यू का डेफिनेशन चेंज कर दी कि नहीं, पासपोर्ट नहीं दिखेगा, केवल 3 दिखाई देंगे, पैन दिखाई देगा, एम्प्लॉय नेम दिखाई देगा, एम्प्लॉय कोड दिखाई देगा। तो व्यू की डेफिनेशन आपने चेंज कर दी। जैसे ही आपने व्यू की डेफिनेशन चेंज कर दी तो सारे के सारे जो भी यूजर्स हैं उनको वही वैल्यू दिखाई देगी। दूसरी बात ये होती है कि एक व्यू दूसरे व्यू का यूज कर सकता है, चेन ऑफ व्यूज होते हैं, यानी कि एक व्यू दूसरे व्यू में डिपेंडेंट होता है। अगर मान लिया सपोज आपने उसका एक व्यू कह रहा है कि भाई 2 टेबल्स हैं, एक व्यू कह रहा है पहली टेबल में सपोज पासपोर्ट और पैन नंबर की डिटेल है, दूसरी टेबल में सैलरी की डिटेल है। तो अगर आप पासपोर्ट में जाते हो तो उसके बाद फिर दूसरा व्यू आपको सैलरी की डिटेल तक ले जाता है। 2 अलग अलग डेटाबेस हैं, 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक ही डेटाबेस है, उसमें 2 व्यूज़ हैं, यानी 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक नंबर ऑफ डेज के अनुसार सैलरी क्रिएट कर रही है और एक जो है आपकी पैकेज है, आपका जो ईयरली मंथली सैलरी है एक जगह पर। तो पहली व्यू दूसरे व्यू के साथ कनेक्ट करता है। तो ये चेन ऑफ व्यू है, अगर एक जगह जा सकते हैं तो दूसरे जगह जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बिजनेस रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बिजनेस रूल चेंज हुआ, ऑपरेशनल रूल्स चेंज हुआ या टेक्निकल रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो आप करस्पॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं, व्यूज में करस्पॉन्डिंग चेंज ला सकते हैं। तो बेसिकली जो व्यूज हैं वो सेट ऑफ डेटा है जो यूजर डिमांड करता है और उसे वो सेट ऑफ डेटा, ये सेट ऑफ टेबल, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, वो बेसिकली एक व्यू है। तो कई बार क्या होता है कि जैसा मैंने पहले बोला कि डेटाबेस, इसमें बस एक चीज़ और एडिशनल होती है, व्यू मतलब देखना, एक टेबल को देखना, एक पर्टिकुलर लेवल तक देखना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भेजना, और जहाँ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ हैं वो आपके पास नहीं आएंगी, जो नॉर्मल चीज़ हैं वो आएगी। लेकिन व्यू एक चीज़ और कर सकती है, आप डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकती है। यूज़ ऑफ व्यू से आप डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो डेटाबेस मैनेजमेंट की सिक्योरिटी में आती है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स आते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स और ट्रिगर दोनों स्ट्रक्चर जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, कुछ कंसोलिडेटेड एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स कहलाते हैं। मतलब एक सेट ऑफ एसक्यूएल जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स कहलाता है। लेकिन ट्रिगर्स भी, मतलब ट्रिगर्स भी स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। जो ट्रिगर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ट्रिगर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इवेंट से ट्रिगर करते हैं। यानी कि अगर मान लिया आपने बंदे की सैलरी चेंज की, तो हो सकता है वो एक ट्रिगर क्रिएट कर दे और एक मेल भेज दे उसके मैनेजर को और एक एचआर को भेज दे। तो बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर ये कह सकते हैं प्री कंपाइल्ड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो कि नंबर ऑफ प्रोग्राम के द्वारा शेयर किए जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये डिफाइंड पीस ऑफ कोड्स हैं। और किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट में स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, और स्टोर्ड प्रोसीजर्स एसक्यूएल के सेट्स होते हैं, और इनका पर्टिकुलर नेम असाइन कर दिया जाता है, और ये डेटाबेस में स्टोर होते हैं बेसिकली।
अब क्यों होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब असल में फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस मैनेजर बैठा हुआ है, अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को मल्टीपल एक्सेस राइट्स की रिक्वेस्ट है। कोई उसे कहता है राइट्स रोकना है, कहीं पर राइट्स अलाउ करने हैं। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। अगर इसमें वो व्यू डिफाइन करेगा तो हो सकता है 500 व्यू डिफाइन करने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस ने बोला कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए। सैलरी जो हमारा अगर मेरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसमें एक सैलरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, तो सैलरी प्रोसेसिंग वाले डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। अगर एक पेरोल की इन्फॉर्मेशन है तो सैलरी वाले बंदे को दिखनी चाहिए, उसके मैनेजर को दिखनी चाहिए, अकाउंट हेड को चाहिए, फाइनेंस हेड को दिखनी चाहिए, और एचआर को दिखनी चाहिए, रिलेवेंट एचआर को दिखनी चाहिए। साथ ही साथ वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई अप्रेजल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो मैनेजर्स जो हैं, रिलेवेंट मैनेजर्स जो हैं, उनको उनके बंदों, सारे बंदों की दिखनी चाहिए, और एचआर को भी सारे बंदों की दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैसिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई चीज़ किसी को अलाउ होनी चाहिए, कोई चीज़ किसी को अलाउ नहीं होनी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है, मान लिया सपोज कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो सारे मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन अलाउ होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन जो है, अगर मान लिया सपोज पैन है और आपका पासपोर्ट की डिटेल है, तो पासपोर्ट की डिटेल, सारी डिटेल्स एचआर को दिखनी चाहिए, लेकिन और फाइनेंस को दिखनी चाहिए, लेकिन जो आपके पासपोर्ट की डिटेल है वो फाइनेंस को नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो एक तो तरीका ये है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हर एक के लिए एक व्यू क्रिएट करे, और कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो जाएं, कहीं पर कुछ चीज़ें रह जाएं, या फिर वो एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना ले। वो बैठे और रूल्स पढ़े और सबसे मंगाए कि क्या होना चाहिए, और फिर उसी के अनुसार, पॉलिसीज़ के अनुसार, रूल्स के अनुसार एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना ले, और उस स्टोर्ड प्रोसीजर को सेव कर ले। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड से आएंगी, यानी कि एक आदमी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मांगेगा तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जाएगी, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एग्जीक्यूट होगी और इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक करेगी। तो ऐसे ही 500 या 50 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स को भेजने के बजाय आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना देते हो, और वो स्टोर्ड प्रोसीजर में वो सारी कमांड्स आ जाती हैं। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका काम बहुत इजी हो जाता है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर आप ये कह सकते हो कि जहां पर मल्टीपल व्यूज हैं वहां पर स्टोर्ड प्रोसीजर की जरूरत हो जाती है, यानी वहां पर मल्टीपल एसक्यूएल कमांड्स बन जाएंगी। तो जहां पर डेटाबेस लॉजिक सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लेक्स होता है और आपका कॉमन ऑपरेशंस हैं कुछ, वो बहुत सारे यूजर्स परफॉर्म करते हैं, और उनमें से कुछ यूजर्स को कुछ राइट्स देने हैं, कुछ राइट्स नहीं देने। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस और एचआर हैं, तो फाइनेंस को पासपोर्ट डिटेल नहीं देनी है, बाकी सारी डिटेल देनी है, एचआर को सारी डिटेल देनी है, और फिर वो कोई एक पर्टिकुलर कॉमन परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस डेटा पर, मतलब पेरोल का डेटा है उस पर कोई चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस सैलरी प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जो डेटाबेस सर्वर है वो क्या करता है कि डेवलपर को एक एबिलिटी देता है, काहे की एबिलिटी देता है कि वो एसक्यूएल कोड्स को क्रिएट करे और यूज़ कर सके। और कैसे कर सके? ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स कहते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर जो होते हैं वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो एसक्यूएल की कमांड्स कर सकती हैं, जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल की कमांड्स काम कर सकती हैं, जो फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, वो स्टोर्ड प्रोसीजर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है? बेसिकली मल्टीपल एसक्यूएल कमांड्स हैं, मल्टीपल सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं। जो एसक्यूएल कमांड कर सकती है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स कर सकते हैं।
उसके अलावा वो कई उतना ही नहीं कर सकते, वो मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें। और स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर डेटाबेस टेबल है, तो उसमें कस्टमर के रिकॉर्ड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने होंगे, और ये सारी चीज़ें स्टोर्ड प्रोसीजर के द्वारा की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसको क्या राइट देना है, सेल्स वाले को क्या राइट देना है, जो आपका सेल्स का मैनेजर है उसको क्या राइट्स देने हैं, उनके दोनों के डिफरेंस राइट्स होंगे। अगर कोई इनवॉइस जनरेट करनी है, कोई नया क्लाइंट जनरेट करना है, तो हो सकता है सेल्स वाले को, सेल्स जो नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसे एंट्री करने के राइट्स हों, जो मैनेजर है उसको डिलीट या मॉडिफाई करने के राइट्स हों। तो इस तरीके से स्टोर्ड प्रोसीजर्स काम करते हैं। तो हमारी स्टडी एक बात और कहती है, हमारी स्टडी कहती है कि भाई जो स्टोर्ड प्रोसीजर हैं वो क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और डायरेक्ट हमें एक्सेस देते हैं, ताकि हम डेटा को, कोई भी डेटा है उसको हम मॉडिफाई कर सकें। लेकिन ऐसा होता है कि अगर मान लिया सपोज अगर हम डेटा मॉडिफाइज इंडिविजुअल व्यू के से कर रहे हैं या इंडिविजुअल परमिशंस दी हुई हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाते हैं, मतलब वहाँ पॉलिसी 100% फॉलो ना हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल है अगर उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो तभी इफेक्ट आए जब राइटफुल पर्सन उसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैनेजेबल कोड मॉड्यूल्स बना लेते हैं। और मैनेजेबल कोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ एसक्यूएल्स होते हैं और उनके अनुसार काम होता है, उसमें सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसमें सारा अप्रूवल्स होते हैं कि कितना किस लेवल तक हम व्यू देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स जैसा मैंने बोला, ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली फायर करते हैं जब स्पेसिफिकेशन मीट आउट होती है। यानी कि अगर कोई मान लिया सपोज एक कमांड है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, कोई पर्टिकुलर कमांड है, जैसे ही वो कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ट्रिगर्स फायर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज किसी की सैलरी चेंज हो रही है और हमने वहाँ ट्रिगर्स लगा रखे हैं। अगर कोई डेटाबेस में एम्प्लॉय का नेम डिलीट हो रहा है या लाइन इंसर्ट हो रही है और हमने लगा रखा है कि एम्प्लॉय का ऐड होगा तो ये एचआर मैनेजर के पास जाएगा अप्रूव होने के लिए, ये ट्रिगर्स लगा रखे हैं। तो ये ट्रिगर्स उस टाइम पर ट्रिगर होंगे जैसे ये चेंजेस आएंगे डेटाबेस में। तो क्या होता है कि ट्रिगर्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेवलपर जो है वो एक ट्रिगर क्रिएट करेगा। मान लीजिए सपोज एक सेल्स ऑर्डर टेबल है तो ऑटोमेटिकली एक करस्पॉन्डिंग रो क्रिएट कर देगी इनवॉइस टेबल में। जैसे ही अगर मान लीजिए सपोज एक सेल्स ऑर्डर हुआ और उसने सेल्स ऑर्डर इनपुट किया तो वो एक जो इनवॉइस जनरेट करेगी उसमें ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट कर देगी उस पर्टिकुलर आइटम के लिए। या फिर ट्रिगर जो है कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स डेटा वैलिडेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होते हैं तो वो इंश्योर करेगा कि ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही हो रहे हैं। अगर पॉलिसी वायलेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये गलतियां ये हो रही हैं। तो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से ट्रिगर जो है डिफरेंट वेज में यूज किए जा सकते हैं, मतलब ऑडिटिंग करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। जब भी आप, जैसे ऑडिटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल, जब भी एम्प्लॉय की सैलरी टेबल चेंज हो रही है तो हायर लेवल मैनेजर को पता लग सकता है या फिर एचआर मैनेजर को पता लग सकता है। तो ऑडिटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये भी हो सकता है कि एक रो ऑटोमेटिकली लॉक करे इन पर्टिकुलर इवेंट्स को,
एक रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, अगर किसी की सैलरी चेंज हो रही है वो वहाँ पर भी लॉग्स बन जाए। तो ट्रिगर्स जो हैं कई रूप से काम कर सकते हैं। जैसे ट्रिगर्स ये भी कर सकता है कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस रिलेटेड रूल्स को इन्फोर्स कर सकता है। तो ये कर सकता है कि भाई अगर मान लिया सपोज कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो रही है तो सीरीज ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मान लिया सपोज एक एम्प्लॉई एग्जिट हो रहा है तो उसका सारा डेटा जो है आर्काइव्स में चले जाए, वो उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाए उतने पर्टिकुलर डेट के लिए, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर डेट ले ले। तो जब उसके अलावा उसका फॉर्म 16 ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाए साइट में, तो ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्शन भी ले सकते हैं ट्रिगर्स। तो इस सेशन में हमने 3 चीज़ पढ़ी, एक व्यूज़ पढ़ा, एक स्टोर्ड प्रोसीजर्स पढ़ा, एक ट्रिगर्स पढ़ा। व्यूज़ में हमने ये पढ़ा कि व्यूज़ बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, और वो एसक्यूएल कमांड्स जो चीज़ रिटर्न करती है वो व्यूज़ होती हैं। ये व्यूज़ बेसिकली एक वर्चुअल टेबल हो सकती है। व्यूज़ एक टेबल का जो डेटाबेस टेबल का है सबसेट हो सकता है। मतलब हमने एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट किया और एसक्यूएल कमांड ने हमें एक जो हमारी क्वेरी के रूप में एक आंसर वापस दिया, और जो आंसर उसने रिटर्न बैक किया वो पर्टिकुलर हो सकता है कि हमने कुछ मांगा हो, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट लेवल रिस्ट्रिक्शंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फाइनेंस वाले बंदे ने मेरे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी हो, तो उसमें पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी मांगी हो, तो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन हटा के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, तो वो व्यूज़ होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि मल्टीपल एसक्यूएल कमांड्स को बनकर स्टोर्ड प्रोसीजर बनता है। और स्टोर्ड प्रोसीजर क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उसमें हेल्प करता है। मतलब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जब आपके मल्टीपल अथॉरिटी लेवल्स आ जाते हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रिविलेजेस आते हैं और उनको मेंटेन करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपका इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक करनी पड़ती है। तो अगर एसक्यूएल कमांड आपने दी और मल्टीपल एसक्यूएल कमांड देकर जो चीज़ इंफॉर्मेशन आएगी वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स की वजह से आएगी। तो स्टोर्ड प्रोसीजर जो होते हैं जब यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा तभी एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि ट्रिगर्स, हमने जो ट्रिगर्स पढ़ा वो तब कब होते हैं जब इवेंट होगा तब फायर होते हैं। तो ट्रिगर्स हमने पढ़ा, ट्रिगर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स, एवरी ट्रिगर इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग मोमेंट में फायर करते हैं, लेकिन एक जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है तब करते हैं और एक पर्टिकुलर इवेंट होने पर फायर करते हैं। लेकिन ट्रिगर भी जो है बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर्स ही, वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो ऑटोमेटिकली रन करते हैं जब पर्टिकुलर इवेंट हैपन करता है, पर्टिकुलर इवेंट होता है, उन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू करते हैं, लेकिन ट्रिगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब आपके पास अगर स्टोर्ड प्रोसीजर तो एक टेबल आपके पास भेजेगा, लेकिन अगर ट्रिगर है तो एक ईमेल फायर कर देगा आपके मैनेजर को कि भाई ये यहाँ पर पर्टिकुलर डेटाबेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स के बीच में। तो आज हमने पढ़ा था व्यूज़, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अगर आप स्टडी में पढ़ोगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत ईजी है। मीन्स ये सारी चीज़ें क्यों लाई गई? ये सारी चीज़ें इसलिए लाई गई हैं ताकि डेटाबेस को अच्छी तरह से क्लासीफाई किया जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आने पर उसको अच्छी तरह इजीली मैनेज किया जा सके, और कौन सा एक पर्टिकुलर जो डेटाबेस में नेविगेबिलिटी बढ़ जाए और सिक्योरिटी बढ़ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी और नेविगेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। ट्रिगर्स जो हैं सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स नेविगेबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी डेटाबेस में जो काम हो रहा है वो ईज़ कर देते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम काफ़ी ईज़ करते हैं। व्यूज़ जो है वो डिफाइन करते हैं कि भाई क्या है, एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। एसक्यूएल डाला तो व्यू आ गया, व्यू तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक वर्ड में वो बांध देते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट से की वजह से हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स बिल्ड आउट कर पाए। क्योंकि व्यू जो है एक एसक्यूएल की वजह से है, लेकिन जो व्यू
मल्टीपल एसक्यूएल्स की वजह से हो, सेट ऑफ एसक्यूएल की वजह से हो, उसे स्टोर्ड प्रोसीजर्स कह सकते हैं। थैंक्स।